चर्चा भी हम करेंगे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप वाली। एक बार ये जो एयूएम वाली बात तनवीर सर ने करी, इसका डेटा एक बार स्क्रीन पर लाते हैं। टॉप एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप फंड कौन से हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिटर्न के मामले में एक साल में कौन से टॉप फंड रहे। ये देखिए, टॉप एयूएम वाले फ्लेक्सी कैप फंड, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 1,46,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम इस वक्त इसका है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें, ये भी अब वहीं पहुंच गया है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एयूएम इसका हो गया है। कोटक फ्लेक्सी कैप 56,000 करोड़ के आसपास, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप 27,000 करोड़ और यूटीआई फ्लेक्सी कैप 23,000 करोड़। सर, ये टॉप एयूएम वाले फंड है। अब अगर हम एक साल के रिटर्न के हिसाब से अगर टॉप वाले फंड देखें तो उस लिस्ट में क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है, इसके अलावा नवी का फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है, आईटीआई फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है और हीलियस का फ्लेक्सी कैप फंड शामिल है। सर, ये बड़े बड़े एयूएम वाले फंड तो रिटर्न के मामले में टॉप पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। देखिए, रिटर्न इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क। मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये क्वांट के जो फंड है उसका जो आप रिटर्न देखेंगे, क्वांट मैं क्लाइंट के पोर्टफोलियो में सजेस्ट नहीं करता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में मैंने टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। वो बहुत ही वॉलेटाइल है, वो नॉर्मल इंसान की उस वॉलेटिलिटी को शायद झेल नहीं पाएगा। और रही बात ये, जो छोटे फंड साइज में ना, आप अगर इनका फंड साइज देखेंगे, ये सारे सब छोटे फंड है। छोटे फंड में अगर आपका एक दो कॉल भी सही जाता है तो आप उस फंड में आउट परफॉर्म करना आपके लिए बहुत बेटर होगा। और सेम अगर 1 लाख 1.5 लाख करोड़ के फंड मैनेज कर रहे हैं तो आपने, अगर आपका मान लीजिए 5 अच्छा स्टॉक भी हुआ और आपने 1% लिया था उस स्टॉक में, स्मॉल कैप में, या 2% भी लिया था, तो उसका जो अल्फा क्रिएट होगा ना, बहुत मुश्किल से क्रिएट होगा। तो आपको जो फंड चूज करना चाहिए सिर्फ रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के परस्पेक्टिव से। एक दूसरा जो है, आप हमेशा देखिए कि कंसिस्टेंसी कौन डिलीवर कर रहा है। देखिए, ओवरनाइट रॉकस्टार बन के और फिर बाद में डाउन भी जाना है, वो बहुत अपने आप में दिक्कत है। तो वन इन्वेस्टर शुड गिव वेटेज टू कंसिस्टेंसी रादर देन जस्ट अ हिस्टोरिकल लास्ट 1 ईयर रिटर्न। और एक खास करके छोटे फंड में आपका एक दो कॉल भी सही गया तो आप तुम रॉकस्टार लगेंगे। मान लीजिए सपोज इनका फंड एग्जैक्ट नंबर था, एयू मेरे पास नहीं, अगर आपके पास में आई वुड लव टू सी, बट लेकिन अब मान लीजिए अगर 2,000 करोड़ का फंड है और उसका 10% या 5% एलोकेशन 2 स्टॉक में है, जब वो अच्छा चल गया है तो वो ऑटोमेटिकली वो अल्फा जनरेट करेगा और आपको टॉप में दिखेगा। बट लेकिन इसकी काबिलियत तब जज होगी जब इसकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड कंसिस्टेंसी परफॉर्म करेगा। तो समथिंग लाइक पराग पारेख आप देखेंगे, उसकी गजब की कंसिस्टेंसी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, मैं भी डाउटफुल हूँ कि अब वो 1.5 लाख करोड़ रुपया वो कैसे मैनेज करेगा, वो भी देखना है, क्योंकि हिस्टोरिकली वो एक वाहिद कंपनी है जो उन्होंने लार्ज मिड और स्मॉल छोड़ दीजिए, इन्होंने अपना कैश कॉल लिया मार्केट से। जब एक्सपेंसिव वैल्यूएशन था, दे वेंट आउट ऑफ मार्केट एंड दे केप्ट कैश पोजीशन की मैं 30%, 32%, 40% कैश पोजीशन होल्ड किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत करेज वाली बात है। कोई फंड मैनेजर इतना फंड होल्ड करे कैश में कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मार्केट एक्सपेंसिव है। अब उनके फेवर में काम कर गया। बट ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी, हाउ दे परफॉर्म इन अ कंसिस्टेंट मैनर विथ सच अ लार्ज कॉर्पस, क्योंकि 1.5 लाख कॉर्पस मैनेज करना इतनी आसान बात नहीं है, स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस में। लेकिन सर, अगर अभी के टाइम में किसी निवेशक को फ्लेक्सी कैप फंड सेलेक्ट करना है तो मतलब क्या वही जो भी हमने डेटा दिखाया, बड़े एयूएम वाले जो फ्लेक्सी कैप फंड्स थे, कोटक था उसमें, इसके अलावा पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप था, क्या उस लिस्ट में से ही हमें चुनाव करना चाहिए अपने फ्लेक्सी कैप फंड का, अगर अभी हमें चुनना है तो? या फिर जो नए फ्लेक्सी कैप आए हैं, जैसे दिसंबर में लॉन्च हुए 2 फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप और जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप, वो भी आजकल हमें कुछ एक पोर्टफोलियोज में दिख जाता है, क्या अब उनमें एलोकेशन करना सही है, क्योंकि अब 6-7 महीने हो गए उनको भी लॉन्च हुए? देखिए, मैं फंड परफॉर्मेंस कम से कम 3 साल पीरियड देखता हूँ, तो आई थिंक वो 3 साल पीरियड में समझ में आएगा कि फंड मैनेजर अच्छे बुरे समय में कैसे एक्ट करता है। एक दूसरा है, अगर फंड का कोई प्रोसेस अगर हो इंस्टेड ऑफ अ फंड मैनेजर, कभी कभी क्या है ना, एक कंपनी अगर प्रोसेस ओरिएंटेड रन कर रही है, चाहे फंड मैनेजर कुछ भी चेंज हो, आपका फंड कंसिस्टेंसी परफॉर्म करेगा। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग जो निवेश करने आ रहे हैं ना, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए सोच रहे हैं। अगर इतने लंबे अवधि के लिए सोच रहे हैं तो आपको वैसा फंड हाउस चूज करना चाहिए जिनके पास प्रोसेस है
ना कि सिर्फ परसोना। अगर परसोना ड्रिवन है तो वो बंदा कहीं और नौकरी चले जाएगा, छोड़ के चले जाएगा, तो आपका वो फंड भी अफेक्ट करेगा। तो एक बात। दूसरी बात है, जब फंड सेलेक्ट करते हैं सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न मत देखिए, आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखिए। और सिंपल रखने के लिए आप शार्प रेशो दे सकते हैं या इन्फॉर्मेशन रेशो दे सकते हैं, जिसका बेटर होगा और ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर आप उसको चूज कर सकते हैं। और एक मिड सेगमेंट की जो एयूएम वाले फंड है ना, जो फंड अगर 10,000 करोड़ के ऊपर है तो वो एक्चुअली बेटर फंड कहलाएंगी। तो उस कैटेगरी में अगर आप फंड रहेंगे, दो रीज़न है। अगर बहुत छोटा फंड है ना, तो मान लीजिए उसके पास अगर फ्लो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी होगी ना, तो वो अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे कम है। लेकिन वही उल्टा होता है, अगर जैसे पराग पारेख है, बहुत 1.5 लाख करोड़ का है, उसके पास पैसे इतने हैं, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं उतने आएंगे, ये दिक्कत आएगी। तो आई थिंक दोनों का बैलेंस रखना है। एक मिड सेगमेंट वाले फंड को सिलेक्ट करना बहुत बेहतर रहेगा, और फंड विच इज डिलीवर कंसिस्टेंसी, फंड जिसका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा कंसिस्टेंट रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो उस फंड को देखिए जिसको आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, तो जिसका ड्रॉडाउन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम है ना, उसको सिलेक्ट करिए। सर वैसे अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर बात करें, क्योंकि उसमें ऑलवेज सी बात है कि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा निवेशक यहीं पर ही आए हुए हैं, लेकिन पिछले 1-2 साल में हम लोग देख रहे हैं कि रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं। और यहाँ पर फंड मैनेजर्स की अगर थ्योरी भी आपकी अगर इंकॉर्पोरेट करें, तो क्या लग रहा है सर अभी जो निवेशक हैं उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए? एसआईपी यहाँ पर रोक देनी चाहिए, किसी और फंड में यहाँ पर जाना चाहिए, या फिर थोड़ा सा और वेट एंड वॉच करें, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं उनके रिटर्न्स यहाँ पर नहीं बन रहे हैं अभी? देखिए 2-3 साल थोड़ा शॉर्ट टाइम है, क्योंकि 2-3 साल में क्या हुआ, लास्ट 1-1.5 साल थोड़ा खराब भी रहा है। जी। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, स्टैंडर्ड और नहीं। अगर उस 1-1.5-2 साल का जो कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, तो आप लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना, एंड आप देखिए उस पर किस तरह के डेटा आ रहा है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ से पराग पारेख के लिए फंड परफॉर्म करना थोड़ी दिक्कत की बात तो आएगी। अगर वो अग्रेसिव कॉल लेते हैं, वो कॉल अच्छा चला गया, तो दे विल स्टिल लुक लाइक अ रॉक स्टार, बट लेकिन वो कॉल गलत भी जा सकता है। अब मैं हिस्टोरिकल कॉल की बात करूँ, जिन्होंने 40-45% कैश होल्ड किया था, अगर मार्केट करेक्ट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर तेज और बढ़ जाता है, तो वो तो आज बहुत बुरी तरह अंडर परफॉर्म कर रहा होगा मार्केट को। तो आई थिंक ये कॉल्स के ऊपर निर्भर करके आप फंड सेलेक्ट नहीं कर सकते। एक ओवरऑल सिनेरियो के परस्पेक्टिव से इस फंड साइज को मैनेज करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ 1-2 पोर्टफोलियो हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमें एनएफओ की तरफ भी बढ़ना है। सरोज जी का पोर्टफोलियो ले लेते हैं, बहुत देर से इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा है, उसके बाद मुकेश जी का पोर्टफोलियो पिक करेंगे। सरोज कुमार नाम है, कह रहे हैं कि मेरी 41,000 रुपये महीने की 4 SIP चल रही हैं, अभी मैं 500 रुपये सालाना स्टेप अप करूंगा, क्या मेरे फंड्स ठीक हैं? इनकी लिस्ट में भी सबसे पहला फंड पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 10,000 की सिर्फ, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है 15,000 की सिर्फ वहां पर है, साथ ही बंधन का स्मॉल कैप 10,000 की सिर्फ और निपॉन का स्मॉल कैप 6,000 की सिर्फ। सर कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो आपको? अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्होंने क्रिएट किया होगा तो इसमें स्टेप अप भी कर रहे हैं। देखिए इन्होंने फंड हिस्टोरिक रिटर्न के हिसाब से चूज किया है, फंड में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, ये कर सकते हैं। बट इनको भी यहाँ से सारा फंड इनका इक्विटी है, तो अब मुझे ये समझना है सही, क्योंकि गोल्स नहीं है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो एडवाइस करना। क्योंकि एक दो और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप पोर्टफोलियो जितना भी कैसा बनाए ना, एक पोर्शन जो है आप इमरजेंसी फंड के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपको ये फंड डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, वो आपका SIP या आपका नॉर्मल फंड रहेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या शॉर्ट टर्म कोई भी गोल्स आते हैं उसमें आपका यूज़ हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो फंड पूरा इक्विटी फंड मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि लोगों ने हिस्टोरिकली इंडिया ने इन्वेस्ट ना 2008, 9, 10 के बाद ही अग्रेसिवली स्टार्ट किया है, एंड मोर सो कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट आया है। और ये इन्होंने एक लॉन्ग बेयर फेस कभी नहीं देखा है। और लॉन्ग बेयर फेस की बात जब करता हूँ, आप 1994 का पीक देखेंगी, उसके बाद नेक्स्ट पीक जो स्टार्ट हुआ 1999 में, तो 5 साल का था रेंज बाउंड मूवमेंट, जहाँ रिटर्न बिल्कुल नहीं बने क्लाइंट के। फिर पीक होता है 2000 से 2003 तक, एकदम स्लो ड्रॉप करके मार्केट गिरता है धीरे धीरे धीरे, 6000 से सेंसेक्स गिरता है 2008, 700, 800 के।
टेक्निकली 52% का करेक्शन है, 3 साल में आपका पैसा नेगेटिव हुआ, आपने पैसा नहीं बनाया है। ये जो बेयर फेस है ना, क्यों अभी इंडस्ट्री में देखा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सप्लाई पैसे बहुत आ गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो इनके कॉन्फिडेंस वहाँ हिलेगा। इसी वजह से मैं ना थोड़ा पोर्टफोलियो के एसेट एलोकेशन पे बहुत फोकस करता हूँ, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में फोकस करता हूँ, ताकि इनको एक डायरेक्शन मैंने अपने इन्वेस्टमेंट से, ये ब्लाइंडली अगर इन्वेस्ट करते हैं, रैंडम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दे विल गेट रैंडम रिजल्ट। या दूसरा चैलेंज ये आएगा कि जब मार्केट उतार चढ़ाव होगा ना, ये SIP कैंसिल करेंगे, गलत टाइम में एग्जिट करेंगे। हम्म, उसके लिए इनको एसेट एलोकेशन चाहिए, इसीलिए इनके पोर्टफोलियो में जो इनको एक बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है।